तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस क्या होता है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ 1D मोशन। देखिए, हमने जब बेसिक मैथ्स पढ़ा था तो बेसिक मैथ्स में हमने क्या किया था? बेसिक मैथ्स में ना सर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली थी। कौन कौन सी चीजें सीख ली थी? हमने सीख लिया था ग्राफ क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ क्या होते हैं, पैराबोलिक कर्व क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जब कभी भी लीनियर इक्वेशंस आती हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। फिर हमने पढ़ा था कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं तो हमें पैराबोलिक नेचर का ग्राफ मिलता है। फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, पढ़ा था हमने कि अगर स्लोप होता है तो वो कैसे फाइंड होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर कोई ग्राफ में कर्व बना हुआ है तो उसका स्लोप कंटिन्यूअस वेरिंग नेचर का होगा। क्या इतनी बातें तुम लोगों को ध्यान है जो हमने पढ़ी थी? अब वहां पर मैं तुम्हें पढ़ाता था वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ग्राफ। क्या पढ़ाता था मैं? वहां पर पढ़ाता था मैं तुम्हें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच के ग्राफ। यहां पर भी ग्राफ हम पढ़ेंगे। ग्राफ की प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, ग्राफ की प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, लेकिन अब हम मोशन के पैरामीटर्स के ग्राफ पढ़ेंगे। किसके ग्राफ पढ़ेंगे? पैरामीटर्स ऑफ मोशन के। तो मोशन के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? मोशन के पैरामीटर होता है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये सब क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। ये सारे पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं ना। तो इन्हीं पैरामीटर्स का अब हम ग्राफ बनाएंगे। एक पैरामीटर को एक्स एक्सिस पे लेंगे, दूसरे पैरामीटर को वाई एक्सिस पे लेंगे, और इनका बिहेवियर देखेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस या दोनों पैरामीटर में जो चेंज है वो कैसे प्लॉट कर सकते हैं हम। ठीक है, आई बात समझ में? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो सबसे पहला ग्राफ जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या लेते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम ले रहे हैं, देखो अब जैसे कि मैं ग्राफ बनाता हूं, अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब कि यहां पर आ रहा है एक्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन आ रहा है यहां पे आ रहा है टाइम टी। ठीक है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं हम। इसको एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। अब देखो, ये जो एक्स और टी एक्सिस है, टी लिया है हमने एक्स पे और वाई पे लिया है हमने एक्स मतलब पोजीशन। वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन ली है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। अब वाई और एक्स का लफड़ा ना रखते हुए आज से हम अपने जीवन में याद रखेंगे एक्स टी ग्राफ मतलब एक्स और टी। ठीक है, अब इस ग्राफ के बीच में कुछ भी बन सकता है ना। कोई बच्चा ऐसा कर्व बना दे, कोई सीधी लाइन बना दे, कोई ऐसा बना दे, कोई ऐसा 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 बना दे, कुछ भी बन सकता है। हम कुछ स्टैंडर्ड बातें पढ़ेंगे। पूरा डिस्कशन जो पहले ग्राफ पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड होगा, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड बातें मैं बता रहा हूं। जैसे कि सबसे पहली बात कि अगर एक्सटी ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी हो, अगर एक्सटी ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी हो, स्ट्रेट लाइन ऑन एक्सटी ग्राफ, इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हो? इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हो? देखो, मैं तो ऐसे सिखाता हूं, ध्यान से देखना सब लोग। जैसे मैं बच्चों को सिखाता हूं वैसे ही देखो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 सेकेंड। 1 सेकंड या T1, T2, T3, T4 ऐसा हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो टाइम बढ़ता जा रहा है आगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। मैं यहां पे पढ़ के समझ सकता हूं, पोजीशन इज कांस्टेंट एंड टाइम इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा, बॉडी एट रेस्ट।
बॉडी एट रेस्ट। ठीक है। फिर सर जब ग्राफ पढ़ा रहे थे तो ग्राफ पढ़ाते टाइम आपने ना स्लोप निकालना सिखाया था, तो इसका स्लोप कितना होगा सर? पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, जो एक पॉइंट पे वैल्यू आएगी स्लोप की वो हर पॉइंट पे रहेगी। तो यहां पर हम देखें तो थीटा क्या बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। थीटा 0 डिग्री, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, फिर आपने पढ़ाया था वहां पर कि टेन थीटा को लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। अरे तो वही भैया, वहां पर y और x एक्सिस होती थी, यहां पर क्या है? x और t एक्सिस। तो dx बाई dt लिखेंगे यहां पे। बोलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ dx बाई dt। अरे बोलो ना यार बच्चों। ये क्या बता रहा है? dx बाई dt मतलब वेलोसिटी, dx बाई dt मतलब वेलोसिटी। तो हम यहां से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इट इज 0 राइट नाउ। वेलोसिटी इज 0 और होनी भी चाहिए क्योंकि पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आई सभी को? ग्राफ पढ़ना समझ में आया? वहां पे कॉन्सेप्ट सीखे थे स्लोप के, यहां उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन सेम ग्राफ पढ़ रहे हैं हम, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है देखो। ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये रही हमारी टी ए। इस एक्स टी पर अगर लाइन ऐसी बन जाए, इस एक्स टी पर अगर लाइन ऐसी बन जाए एट एन एंगल थीटा, कमेंट करो आपको पढ़ के क्या समझ में आता है। हम यहां पर देखें तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है समय के साथ और टाइम का कोऑर्डिनेट भी समय के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है समय के साथ और टाइम का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट चेंजेस। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहां पर थीटा क्या है? थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू लिए हुआ है, मतलब टेन थीटा भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और सर हम जानते हैं कि स्लोप जो होगा ना, एक्स और टी ग्राफ है तो m बराबर टेन थीटा लिखते हैं, और जो स्लोप होता है वो होता है dx अपॉन dt विच इज द वेलोसिटी। तो यहां पर इनडायरेक्टली ना सर इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। और वेलोसिटी कांस्टेंट वाला अगर मोशन है तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई पूछता है कि एक्सटी ग्राफ पे यूनिफॉर्म मोशन की लाइन बताओ, तो वो ऐसी होगी। बोलो ना यार बच्चों। यूनिफॉर्म मोशन विथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, विथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर हुई ये बात सभी को? लिखो। अच्छा एक सेकंड, इसमें वेलोसिटी नहीं, दैट इज एक्स बाय टी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्स बाय टी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो। वेलोसिटी नहीं, एक्स बाय टी कांस्टेंट है, मतलब एक्स बढ़ रहा है समय के साथ। ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, पर टाइम 1 सेकंड पर डिस्टेंस होगा कुछ 1 मीटर, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे टाइम t इक्वल टू 2 पे तो हो जाएगा 4, फिर 6, ऐसा बढ़ रहा है वो। ठीक है, सो एक्स इज चेंजिंग, नॉट वेलोसिटी, सॉरी। हाँ, ये केस 2 है।
केस 3 हो सकता है सर XT ग्राफ है, ऐसा बना है, कमेंट करिए जल्दी से। एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, टी का कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में जो बढ़ने का रेट है वो एक समान नहीं है ना। ये कैसे पता लगेगा, देखो पहले लेते हैं अपन ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। यहां पे बनाया ये स्लोप θ1, फिर बनाया ये स्लोप θ2, फिर बनाया ये स्लोप θ3। यहां से हमें क्या समझ में आया, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। जैसे जैसे मोशन होता जा रहा है थीटा इज डिक्रीजिंग, tan theta is also decreasing, therefore velocity is also decreasing। वेलोसिटी घट रही है, हमें इसका दुख नहीं है, हमें इस बात का ज्यादा दुख है कि जो वेलोसिटी के घटने की दर है या जो डिस्प्लेसमेंट के बदलने की जो दर है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, बदलने की जो दर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। 4 था, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया और 0 हो गया, ऐसा नहीं हुआ 4 2 0। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, velocity is decreasing, velocity is decreasing with time। example of non uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि dx by dt कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ सभी को। केस 4 xt ग्राफ, x increases with time। अगर हम बात करें थीटा की तो लेट्स टेक 3 पॉइंट्स a b, θ1 θ2 θ3। θ1 is greater than θ2 is greater than tan θ3, therefore tan θ1 greater than tan θ2 greater than tan θ3, v1 greater than v2 greater than v3। क्योंकि tan थीटा जो होता है वो क्या देता है, स्लोप देता है which is v, therefore velocity of the particle increasing। that is non-uniform motion। that is non-uniform motion। एक छोटा सा करेक्शन कर लो यार, ये ऐसा साइन यूज होगा, θ3 बड़ा है ना, साइन चेंज कर लो, मैंने साइन गलत लगा दिया था। इन ग्राफ्स को देख करके ऐसा प्रिडिक्ट मत करना कि सर ने यहाँ पे x लिखा है तो ये x डायरेक्शन का मोशन है। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि इस ग्राफ को देख करके एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पर कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं कि मोशन y एक्सिस में हो रहा है, मोशन z एक्सिस में हो रहा है, कि मोशन डायगोनल हो रहा है। मैं ऐसी कुछ भी कमेंट आप लोगों से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात सुनो, कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, तो वो बात मुझे सिखाने दो। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि क्या ये ग्राफ
को देख करके आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? वेलोसिटी तो बढ़ रही है, क्या वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कांस्टेंट है? आप इन ग्राफ को देख करके कह सकते हो क्या? कोई भी बच्चा इसका जवाब दे मुझे। क्या इन ग्राफ को देख करके आप कह सकते हो कि वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कांस्टेंट है? मतलब वेलोसिटी 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसे बढ़ रही है? अगर नहीं भी कह रहे हो तो मुझे एक्सप्लेन करो क्यों, और हाँ भी कह रहे हो तो एक्सप्लेन करो क्यों। तुम थीटा वन को देख के कह रहे हो सकता है टेन थीटा वन की वैल्यू यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, तो जो डिफरेंस हुआ वो तो कांस्टेंट हुआ। हो सकता है टाइम सब में 1 का सेकंड का ही लग रहा हो। हाँ, वो पता चलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। किससे पता चलेगा वो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। पहला तो ये रीजन है। दूसरा एक और रीजन है, x इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ते हो? s बराबर हाफ एटी स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर वो क्वेश्चन वाला कह दे, अगर वो क्वेश्चन वाला कह दे कि ये जो बना है ये पैराबोला है, क्या है? पैराबोला है, तो तुम चिल्ला चिल्ला कर कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि हाँ ये जो होने वाला है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर वो ना कहे, वो ना कहे कि ये पैराबोला है, तो आप अपने मन से कुछ भी कमेंट ना करें। आई बात समझ में? मैंने बहुत काम की बात बोली है, सबको क्लियर हुई ना? अरे हाँ ना बोलो यार। वेरी गुड, लिखो इसे। सब बच्चे यहाँ पे एक्सेलरेशन पे कमेंट करें, केस 3 वाले में। सर यहां पर वेलोसिटी घट रही है समय के साथ। अगर वेलोसिटी समय के साथ घट रही है तो एक बात तो 110 पक्की है कि एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। लेकिन वो वेलोसिटी को घटाने वाला है तो इट विल बी रिटार्डेशन, इट विल बी रिटार्डेशन एंड इट इज प्रेजेंट, केस 3। ठीक है, लेकिन ये रिटार्डेशन की वैल्यू क्या कांस्टेंट होगी? क्या इसकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी -2 -3 ऐसी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी? तो अगेन कि हमें ये कर्व कैसा होना चाहिए, उसने बोलना चाहिए कि ये पैराबोला है। अगर वो बोल देगा कि हाँ ये पैराबोला है, तो तुम बोल दोगे कि हाँ रिटार्डेशन है इसमें लेकिन कांस्टेंट वैल्यू का है, तो इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? हाँ, पैराबोला पर ही कमेंट कर सकते हैं, बिना उसके कमेंट नहीं कर सकते। अब सभी बच्चे एक और बात देखो, देखो dx में एक चीज लिखता हूं, dx अपॉन में dt बराबर v। चलो अच्छा ठीक है, अभी रहने दो, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फिर देखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? चलो बना ही लेते हैं। अगेन वीटी ग्राफ। अब आप सब लोग जवाब देंगे जितने भी क्लास में बैठे हैं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। इस पर अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, कमेंट करो सभी लोग। सर अगर हम यहां पर देखें तो वेलोसिटी की एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई है, वेलोसिटी हैज फिक्स्ड वैल्यू, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी का कांस्टेंट होने का मतलब हुआ, अच्छा इसका स्लोप देखें तो स्लोप क्या होगा? dv बाई dt tan थीटा इक्वल टू m, दैट इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ। स्लोप ऑफ vt ग्राफ, since theta equal to 0 degree, tan theta equal to 0, therefore dv by dt equal to 0। इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? 0।
इट इज द एक्सेलरेशन जीरो इक्वेशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। किसका ग्राफ हुआ ये? यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो तुम वीटी ग्राफ देख के भी बता सकते हो मोशन का टाइप कैसा है। इट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हाँ ना बोलो। ये है v, ये है t। अगर यहां पर लाइन ऐसी मिलती है, कमेंट करो। केस 2, ध्यान से देखें तो इस केस में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग, dv बाई dt इज कांस्टेंट क्योंकि टेन थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। So this is the diagram of uniformly accelerated motion. अरे हाँ ना बोलो बच्चों। कमेंट करके लिख सकते हैं velocity is increasing at uniform rate. क्योंकि velocity increase हो रही है तो हम कह सकते हैं acceleration is constant. Acceleration is constant. Acceleration is constant and positive. अरे हर पॉइंट पे देखो ना बेटा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। क्या आ सकता है? नेक्स्ट केस हो सकता है केस 3, जिसमें कि ग्राफ ऐसा दिया हो। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए सभी लोग। सर अगर हम यहां पर देखें तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, और अगर सर किसी भी पॉइंट पे हम थीटा बनाएं, दिस इज थीटा 1, this is theta 2 and this is theta 3, so theta 3 is greater than theta 2 is greater than theta 1, that is theta is also increasing, therefore tan theta will also increase, or tan theta will also increase, it means acceleration is increasing. It is the example of non uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion, acceleration is not constant but positive. ऐसा मत लिखो, acceleration is not constant is enough and velocity is increasing. increasing है तो वैसे पॉजिटिव है ही, बोल सकते हो। ठीक है, is it clear to everyone? Rate of velocity is not constant. So this is the case 4 जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। कमेंट करो इन पैरामीटर्स पे। बच्चों यहां पर कमेंट करूं ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, देखो 1 2 3, यहां पर v कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है ना, टाइम भी बढ़ रहा है। थीटा कैसा हो रहा है? थीटा देखते हैं अपन। थीटा यहां पे घट रहा है समय के साथ, तो थीटा इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर tan थीटा इज डिक्रीजिंग। ऐसा लिख सकता हूं मैं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन टाइम के साथ कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। यहां पर होगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इट इज स्टिल पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
acceleration is decreasing but not retardation, लेकिन ये रिटार्डेशन की पोजीशन पर नहीं आया है अभी, बट नॉट रिटार्डेशन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे ऐसे समझो एक्सेलरेशन की हर पॉइंट पे वैल्यू तो पॉजिटिव है ना. अभी एक्सेलरेशन की हर पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है ना. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को तो बढ़ाएगा वो, क्योंकि a बराबर हम लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. तो वो वेलोसिटी को तो उसका काम ही है बढ़ाना, लेकिन अब बढ़ाने की दर कम हो गई है. पहले जैसे कि हर बार 5-5 से बढ़ा रहा था, फिर 4-4 से बढ़ाने लगा, फिर 3-3 से, फिर 2-2 से, फिर 1-1 से. और इस पॉइंट पे जब वो स्ट्रेट हो जाएगा तो वो बढ़ाएगा नहीं, वो फ्लैट हो गया. अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. क्लियर है ये बात सभी को? एकदम क्लियर, समझ में आया? इससे और आगे चलता हूं. तो यहां तक बातें हमको समझ में आ गई. अब देखो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं. अभी हमने पढ़ा था dx बाई dt. dx अपॉन में dt बराबर v. dx इज इक्वल्स टू v dt लिख सकते हैं. बोलो ना यार. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम v dt लिख सकते हैं. अच्छा, v dt लिख सकते हैं. तो यहां से क्या समझ में आता है? देखो सर, आपने ना हमें एक बार पढ़ाया था. तो कहा था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये बात कही थी कि जब भी हम किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली हमने जब ऐसा लिखा था ना y dx का इंटीग्रेशन, तो हमने बात करी थी कि इसको कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ. क्या कहते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ. y dx का इंटीग्रेशन बताता था एरिया अंडर द yx ग्राफ. बोलो, ऐसा बताता था. मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ाया था. तो यहां पे अगर vt ग्राफ बना होगा, मान लो ये कोई ग्राफ है और ये v और t का ग्राफ बना है, तो इसके अंदर का जितना भी ये एरिया होगा इंटीग्रेशन करने पे, वो एरिया क्या दे देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट. आई क्या बात समझ में सभी को? तो एक ये काम का एप्लीकेशन है. एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. अब दोनों कैसे देता है मैं समझाता हूं, पहले इतना लिखो. समझे ना ये बात? दोनों कैसे देता है मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना लिखो. डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है? बेसिकली जब अगर हम कभी ग्राफ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर ग्राफ ऐसा बना है, मान लो ये ग्राफ बना है वेलोसिटी टाइम का. अब पूरा ग्राफ कभी भी जीरो हुआ क्या? मतलब जीरो के बाद आगे नहीं बढ़ाना, मतलब वेलोसिटी बढ़ी. पहले ग्राफ को पढ़ना सीखो. वेलोसिटी बढ़ी और फिर घटी और रुक गई. ठीक है, तो इसके अंदर का एरिया वही देगा जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, है ना? क्योंकि गाड़ी चलकर तेजी से चली, ये गाड़ी थी, पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ी और फिर रुक गई, तो गाड़ी में जो डिस्टेंस चला वो तुमको मिल गया. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. चलो, तुमको ये बात समझ में आ रही है ना जो मैंने बोली? मैं फिर से एक बार बताता हूं. देखो, एक बार ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात है. एक गाड़ी चली यहां से यहां तक. शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी 0, हो गई 12 और फिर हो गई 0. तो अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? पहले वेलोसिटी बढ़ी और फिर अचानक हो गई 0. दिस इज द वीटी ग्राफ. इसके अंदर का ये पूरा एरिया क्या दे देगा? ये वाली दूरी. और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हुए, कोई दिक्कत नहीं है. अब नेक्स्ट केस है, ये गाड़ी चली, ठीक है, यहां से यहां तक सेम 0, फिर मैक्सिमम स्पीड हुई 12 और फिर 0. लेकिन अब रुकी नहीं. रुकने के बाद है ना ये वापस यहां आ गई. मतलब पहले ऐसी चली,
और फिर ऐसी आ गई। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऐसा, 0 और 0 के बाद भी कुछ और चली और यहाँ आकर के 0 हो गई। मतलब यहाँ पे 0 हुई, फिर इसकी वेलोसिटी -5 हुई अपोजिट डायरेक्शन में और फिर 0 आ गई और फिर ये 0 हो गई। अब ग्राफ ऐसा बनाना। अब अगर तुम पूरा देखोगे, दोनों ट्रायंगल को ऐड करोगे, दोनों ट्रायंगल को ऐड करोगे तो इट विल गिव यू डिस्टेंस, मतलब ये और फिर रिटर्न वाला भी ये, ठीक है, इट विल गिव यू दैट डिस्टेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसको पॉजिटिव मानो एरिया के ग्राफ को और इसको नेगेटिव मानो और फिर दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। समझे बात को? ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बहुत यूज आएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। बता पाओगे ना सभी लोग? आसान है एकदम, सिर्फ साइन कन्वेंशन का यूज करना रहेगा। अपर वाला ट्राइंगल पॉजिटिव, लोअर वाला ट्राइंगल नेगेटिव और यूज कर लो। चलो इस बात को अपनी लैंग्वेज में नोट करके लिख लो कॉपी में। तो यहां तक की हमने कहानी समझ ली। अब आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया नेगेटिव आया मींस वेलोसिटी का डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया है उससे अपोजिट जा रहा है। जैसे पत्थर को तुमने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो ये तुम्हारा u पॉजिटिव, अब जब नीचे आएगा तो v नेगेटिव। तो जब यहाँ के लिए एरिया बनाओगी तो वो मतलब यहाँ के लिए ग्राफ बनाओगी तो वो कैसा जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो वो एरिया नेगेटिव ये बताता है कि इट इज अगेंस्ट द साइन कन्वेंशन जो आपने ऑप्ट किया है। ठीक है, चलो अभी मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये ग्राफ बना है अगर, या पहले चलो पहले ये वाला, दोनों दो ही केस है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, पहला वाला केस ये ले लो, केस 1। कमेंट करो जरा सभी लोग जल्दी से। सर अगर हम देखें तो थीटा 0 है, टेन थीटा भी 0 होगा, m कांस्टेंट है। इसका m क्या होगा? dA अपॉन में dt। और बेटा dA अपॉन में dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विच इज नोन एज जर्क। आपने कभी अगर गाड़ी चलाई होगी और अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं एक्सेलरेटर का, जब आप एक्सेलरेटर जो हमारे हाथ में एक्टिवा का एक्सेलरेटर था उसे कम ज्यादा करते हैं तो यू फील जर्क, झटके मिलते हैं आपको, झटके महसूस होते हैं। ठीक है, वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स चेंज होती है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। हालांकि ये हमारे बहुत कम काम का है, हमारे लिए कभी यूज नहीं आता, तो मैं इस पर ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो डीए बाई डी टी हैज नो सिग्निफिकेंस हियर, तो हम स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की कभी भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हुई ये बात सभी को? चलो ये वाले केस में क्या कहोगे सर? ये वाले केस में कहेंगे हम acceleration is increasing with time, increasing with time। क्लियर है बात? इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझे सभी बच्चे? ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये बहुत अच्छे से कहें तो चेंज इन वेलोसिटी।
नॉन यूनिफॉर्मली ना बोलते हुए बहुत अच्छा वर्ड ऐसा यूज कर लो, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग और यूनिफॉर्मली फिर ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मोशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मोशन, ऐसा बोल लो। ये लिखो जल्दी से। अब हमें ग्राफ की समझ आ गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें अगर ग्राफ की समझ आ गई है तो हम कुछ बनाएंगे, ड्रॉ दी xt vt at ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, पहला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए जल्दी से बताइए, सॉल्व कीजिए, मैं फिर ड्रॉ करूंगा, आप लोग चेक कीजिएगा। पहला ग्राफ जो हमको बनाना है वो किसके बीच में बनाना है? वेलोसिटी कांस्टेंट मोशन का। वेलोसिटी कांस्टेंट मोशन है तो सबसे मजे से तो वेलोसिटी का ही ग्राफ बना दो पहला, जो आता जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। xt ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना सर, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, पक्की बात है एकदम, तो एक्सेलरेशन यही बन जाएगा, ये 80 ग्राफ आ गया। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dx by dt हमें पता है क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और ये कांस्टेंट है तो मतलब इसकी लाइन ऐसी जाएगी, थीटा कांस्टेंट है dx by dt। so this is the example of uniform motion, graph of uniform motion, first part क्लियर है क्या सभी को? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ तो कहां बना? ए की वैल्यू टाइम के साथ जीरो है ना, चलिए फिर आता है ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर हमें तो इतना पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो सबसे पहले हम 80 ग्राफ बना देते हैं, बड़ा आसान है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो dv by dt को कांस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक ऐसी लाइन आने वाली है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हालांकि कुछ बोला नहीं है तो हम u को जीरो मान लेते हैं, तो ये तो पैराबोला आना पड़ेगा, और यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद लिखोगे पैराबोला। दिस इज xt ग्राफ and it is clear to everyone present in the class. Draw the graph of a particle thrown up from the bottom of a building and it reaches the ground in 2 seconds. Draw xt, vt and at graph of the motion performed. नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है? सो गुड नाइट एवरीवन, इसे लिख लो।